Welcome to aspirants who are preparing for the civil service examination. In previous classes, we have discussed about ecology and environment, पारिस्थितिकी और पर्यावरण of ancient Indian history. So let's we continue forward. पर्यावरण के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण। प्राचीन भारत में नदियों को देवीय माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में गंगा देवी माता के रूप में उभरती है और यही मान्यता आज भी कायम है। पौधे और जंतु पृथ्वी और जल पर जीवित थे, अतः इन्हें माता माना जाने लगा, जबकि इनकी सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्या कोई प्रयास किया जाता था, ऐसी किसी योजनाओं की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। नीम, पीपल, वट, सम्मी और तुलसी सहित कई पेड़ और पौधों को पवित्र माना जाता है। ऐसी ही मान्यता घास सहित जड़ी बूटियों के लिए भी है। ये सभी अपने औषधीय गुणों की वजह से मूल्यवान है और इसलिए इनका संरक्षण होता है और पूजा किया जाता है। बड़े और छोटे पेड़ों की रक्षा करने की इच्छा विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में व्यक्त की गई है और ऐसा आज भी है। सामान्यतः बड़े बलिदानों और साधारण अनुष्ठानों के समापन पर पुजारी और आम आराधना करने वाले लोग जंगल के पेड़ पौधों के शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई प्राचीन ग्रंथों में जानवरों के हत्या की निंदा की गई है। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाली भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथ सुत्त निपात में गायों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गौ पालन पर जोर दिया क्योंकि उनके विचार में पौधों को विकसित करने के साथ साथ पशु भी लोगों को भोजन और जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसलिए निषेधाज्ञा के रूप में उनका यह मानना था, लोगों को गायों को नहीं मारना चाहिए। ईसा के शुरुआती शताब्दियों में ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने बौद्ध शिक्षा को धार्मिक रंग दिया और मरणोपरांत गौ हत्या करने वालों के लिए गंभीर परिणाम का उल्लेख किया। बाद में हाथों की भी पूजा होने लगी। पारिस्थितिकी और पर्यावरण की पृष्ठभूमि प्राचीन भारत के अध्ययन में मदद कर सकती है और हमारे प्रागैतिहास के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। हालांकि प्रकृति के साथ मानवीय संघर्ष के बिना मानव समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। प्राचीन काल में यह संघर्ष मुख्य रूप से पौधों और जानवरों के साथ था। इन पर एक बार नियंत्रण हो जाने के बाद उत्तरोत्तर कई स्तरों पर प्रयास बढ़ते गए। इतिहास मुख्यतः स्थान और काल के मद्देनज़र मनुष्यों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन इतिहासकार एक तरफ मानव प्रयासों और दूसरी तरफ प्राकृतिक शक्तियों के बीच विद्यमान अंतर संबंधों को ध्यान में न रखे तो ऐसा अध्ययन संभव नहीं है। Now chapter has ended. Now we will discuss about पीरियड। कौन कौन से कालक्रम में क्या इंसिडेंट होता है। इससे पहले तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में, इस समय
मध्य एशिया में शुष्कता और हिमीकरण का तापमान चरम पर था। कब? तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में। अब देखेंगे कि विश्व स्तर पर कोई भी प्रमुख जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। कब? 9000 ईसा पूर्व के बाद। 9000 ईसा पूर्व के बाद क्या होता है कि विश्व स्तर पर कोई भी प्रमुख जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। जो जलवायु है पहले से वो सस्टेन रहता है। नेक्स्ट है कि गंगा का जो समतल मैदान है वहाँ लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग और बस्तियों का निर्माण होता है 500 ईसा पूर्व के बाद से। गंगा का जितना समतल मैदान है वहाँ लोहे के औजार का प्रयोग होने लगा, आसपास में बस्तियाँ बसने लगी। अब अकाल और मगध के दक्षिण भारत तक जैन प्रवास 300 ईसा पूर्व के बाद से शुरू होता है। अकाल आया, मगध से दक्षिण भारत तक जैन का प्रवास शुरू हो गया। जब मतलब अकाल आया उत्तर भारत में तो जैन लोग दक्षिण भारत की ओर प्रवास करने लगे। नेक्स्ट है वनों की कटाई के बावजूद दोआब में वन पारिस्थितिकी शब्द की व्युत्पत्ति। वनों की कटाई के बावजूद दोआब में वन रहता है। कब? 16वीं और 17वीं शताब्दी ईस्वी में। पारिस्थितिकी शब्द की व्युत्पत्ति 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था 1869 में। धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।